सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं दर्शिका सेजपाल आकोट अकोला से। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। मेरे पास है बुक एटॉमिक हैबिट्स, अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लियर और इसका अनुवाद हिंदी में किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। हम इसका हर एक वीडियो में हम इसके एक एक अध्याय का विवरण पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इस किताब को लेखक ने 4 भागों में बाँटा है। सबसे पहले है बुनियादी बातें, उसके बाद में है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम और फिर इसके बारे में उन्होंने रणनीतियाँ बताई हैं। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेसन। बुनियादी बातें, छोटे परिवर्तन बड़ा फ़र्क क्यों डालते हैं? सबसे पहला लेसन है इनका, छोटी-छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालक बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर द फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन और भी खराब था, क्योंकि 110 वर्षों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक शीर्ष साइकिल निर्माता ने तो काफी आश्चर्यजनक कदम उठाया। इसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से इनकार कर दिया। इसे डर था कि अगर दूसरे पेशेवरों ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को उनकी साइकिलें चलाते हुए देखा, तो इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोचेस और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। ब्रेल्सफोर्ड एक रणनीति के प्रति समर्पित थे, जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इस दर्शन का उद्देश्य हर चीज में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनना था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और उन सभी हिस्सों को 1-1% बहुत बना लें, तो इन सभी हिस्सों में हुए सुधार को मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। ब्रेल्सफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम की कार्यप्रणाली में छोटे-छोटे बदलाव करके शुरुआत की। उन्होंने साइकिल की सीट्स को दोबारा डिजाइन करके ज्यादा आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायरों पर अल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों का आदर्श मांसपेशी तापमान बनाए रखने के लिए उन्होंने उनसे बिजली से गर्म होने वाले ओवरशॉट पहनने को कहा। उन्होंने बायोफीडबैक सेंसर से निगरानी की कि हर खिलाड़ी किसी खास वर्कआउट पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। टीम ने विंड टनल में कई पोशाकों का परीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने अपने आउटडोर सवारों को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनाए, जो ज्यादा हल्के और ज्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे यही नहीं रुके। ब्रेसफोर्ड और उनकी टीम अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार की खोज करते रहे, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल्स का परीक्षण किया, ताकि यह पता लगा सके कि मांसपेशी में सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया, जिसने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटाने के लिए हाथ धोने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। उन्होंने हर साइकिल सवार को सर्वश्रेष्ठ नींद देने वाले तकियों और गद्दों को चुना। उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को साफ पुतवाया, जिससे धूल के छोटे कणों को देखने में मदद मिली, जो सामान्य स्थिति में नहीं देख पाते थे और साइकिलों के प्रदर्शन को कमजोर कर सकते थे। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे-छोटे सुधार इकट्ठे हुए, तो परिणाम इतनी तेजी से मिले कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता था। प्रेस बोर्ड की कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में वर्चस्व स्थापित किया, जहां उन्होंने 7% स्वर्ण पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए, तो ब्रिटिश टीम ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान तथा 7 विश्व कीर्तिमान बनाए।
उसी साल ब्रैडली विगिंस टूर द फ्रांस को जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उनकी टीम के साथ ही क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती। उन्होंने 2015, 16 और 17 में भी यह रेस जीती, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 सालों में 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल हुई। 2007 से 2017 के 10 वर्षों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप्स जीती। इसके अलावा उन्होंने 66 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक मेडल जीते और 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल की। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन की वजह से इसे ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। यह कैसे हुआ? सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई? छोटे-छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने? सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन में इस नीति को कैसे दोहरा सकते हैं? छोटी-छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है? किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे-छोटे सुधार करने को हम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं। चाहे यह वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नजर ही नहीं आता है, लेकिन यह कहीं ज्यादा सार्थक हो सकता है, खास तौर पर लंबे समय में। लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इसे गणित की दृष्टि से समझें। अगर आप एक साल एक तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन पाएंगे। इसके विपरीत, अगर आप साल भर तक हर दिन 1% बदतर बनते हैं, तो आप शून्य के करीब पहुंच जाते हैं, जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है। वह संग्रहित होकर ज्यादा बड़ी बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलटकर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों का कीमत साफ दिखाई देती है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे उस पल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें, तो आप मिलियनियर नहीं बन सकते। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं, तो इससे आप फिट नहीं हो सकते। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडरिन भाषा सीखते हैं, तो आप इसे पूरी तरह नहीं सीख सकते हैं। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्याओं में फिसल जाते हैं। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदत भी आसानी से पड़ सकती है। अगर आप आज अव्यवस्था कर चीज खाते हैं, तो वजन का कांटा ज्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नजरअंदाज करते हैं, तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट की कल के लिए छोड़ देते हैं, तो आपके पास आमतौर पर इसे बाद में पूरा करने का समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को दूर हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी-छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे-छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे-छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई गलत आदतों का यह कई गलत कदमों का संग्रह है। 1% बदतर यहाँ और 1% वहाँ, जिससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज के मार्गों को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजलिस से जाने वाला पायलट विमान की नोक को 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। यह काफी छोटा परिवर्तन है, जो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें, तो अंततः आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पर महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का परिणाम है। यह मायने नहीं रखता कि आप इस वक्त सफल है या असफल। मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही हैं या नहीं।
आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप मिलियनेयर हैं, लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदतें यहाँ नहीं बदली, तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप करके हैं, लेकिन आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं, भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खान-पान की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अव्यवस्था आपकी साफ-सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। यदि आप यह भविष्यवाणी करना चाहें कि आप अपने जीवन में अंततः कहाँ पहुँचेंगे, तो आपको तो बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर यह हिसाब लगाना है कि अगर आप इसी मार्ग पर चलते रहे, तो आपके दैनिक चयन चक्रवृद्धि ब्याह होकर आज से 10 या 20 साल बाद कितने बड़े परिणाम देंगे। क्या आप हर महीने आमदनी से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर सप्ताह सफलतापूर्वक जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे-छोटे संघर्ष ही आपके भावी स्वरूप को तय करेंगे। याद रखें, समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वह कई गुना हो जाएगी। अच्छी आदतें समय को आपका चित्र बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर बुरी आदतें समय को आपका शत्रु बना देती हैं। आदतें दुधारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती हैं जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं। इसलिए इनके प्रभाव को विस्तार से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और आप अपनी मनचाही आदतें कैसे डाल सकते हैं। प्रगति सचमुच कैसे होती है? कल्पना करें कि आपके सामने मेज पर बर्फ का एक क्यूब रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी छोड़ी हुई सांस हवा में दिखाई दे रही है। इस समय तापमान 25 डिग्री है। धीरे-धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। बर्फ का क्यूब अब भी टेबल पर उसी तरह रखा हुआ है और कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री। अब भी कुछ नहीं बदलता है। फिर 32 डिग्री। अचानक बर्फ पिघलने लगती है। पहले की तरह ही इस बार भी तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी परिवर्तन हो गया, जो पहले नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण पल अक्सर कई पूर्ववर्ती कामों का परिणाम होते हैं, जो किसी बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। यह सिलसिला हर जगह दिखाई देता है। कैंसर 80% समय तक पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर में पर अपना शिकंजा कस लेता है। बांस पहले 5 वर्षों में मुश्किल से बढ़ता नजर आता है, लेकिन उस दौरान वह जमीन के नीचे विशाल जड़ों का तंत्र बनाता है। लेकिन इसके बाद 6 हफ्तों में ही अविश्वसनीय गति से जमीन के ऊपर 90 फुट बढ़ जाता है। इसी तरह शुरुआत में आदतों का कोई फर्क नजर नहीं आता है। फर्क तभी नजर आता है जब आप उन्हें निरंतर जारी रखें और किसी काफी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लें। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभियान की शुरुआती और मध्यम अव्यवस्थाओं से में प्रायः निराशा की घाटी होती है। आप जब कोई आदत शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि प्रगति दिखेगी, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में कोई प्रगति नहीं दिखती, तो आप कुंठित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उस आदत को अध-बीच में ही छोड़ देते हैं। यह कभी नहीं भूलें कि चक्रवृद्धि की प्रक्रिया और प्रकृति ही ऐसी है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देर से मिलते हैं। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से दीर्घकालीन आदतें डालना या उन्हें लंबे समय तक जारी रखना काफी मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी ही कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं देता है, तो वे रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है, तो आप आसानी से अच्छी आदतों को हाशिए पर धकेल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इसलिए यह याद रखें कि सार्थक फर्क देखने के लिए आपको आदतों को इतने लंबे तक चलाना होगा कि वे उस पठार को तोड़ दें, जिसे मैं सुषुप्त संभावना का पठार कहता हूँ। यदि आप किसी अच्छी आदत को डालने में जूझ रहे हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ने में जूझ रहे हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि आप में बेहतर बनने की योग्यता नहीं है। ऐसा तो प्रायः इसलिए होता है कि क्योंकि आप अब तक सुषुप्त संभावना के पठार को पार नहीं कर पाए हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं होने के बारे में शिकायत करना वैसा ही है, जैसे तापमान के 25 से 31 डिग्री तक बढ़ने पर बर्फ के क्यूब के नहीं पिघलने की शिकायत करना है। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं गई है, तो बस संचित हो रही है।
आपकी मेहनत का पूरा फल 32 डिग्री पर मिलेगा। जब आप आखिरकार सुषुप्त संभावना के पठार को तोड़ लेंगे, तो लोग कहेंगे कि आप रातों-रात सफल हुए हैं। बाहरी संसार को सिर्फ सबसे नाटकीय घटना या अंतिम परिणाम ही दिखता है। इसे अंतिम परिणाम के पहले की गई तमाम मेहनत नजर नहीं आती, लेकिन आप जानते हैं कि आपने बहुत पहले जो काम किए थे, जब ऐसा लग रहा था आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज आपको सफलता मिली है। यह भूगर्भीय दबाव जैसा होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स लाखों करोड़ों सालों तक एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं और तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वे एक बार फिर एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, जैसा वे युगों युगों से करती आ रही हैं। लेकिन इस बार तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है और भूकंप आ जाता है। परिवर्तन में बरसों लग सकते हैं और इसके बाद यह एक पल में घटित हो जाता है और सबको दिखाई देने लगता है। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। द सैन एंटोनियो स्पर्स एमबीए के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। इसने अपने लॉकर रूम में समाज सुधारक जैकब राइस का एक उद्धरण टांग रखा है। जब किसी चीज से मदद नहीं मिलती, तो मैं जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखता हूँ, जिसके 100 प्रहारों के बावजूद दरार तक नहीं दिखती। लेकिन 101वें प्रहार में पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मैं जानता हूँ यह आखिरी प्रहार से नहीं टूटा था, बल्कि उन सब प्रहारों की वजह से टूटा था जो इससे पहले किए गए थे। सभी बड़ी चीजों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत का बीज होता है। जब उस निर्णय को दोहराया जाता है तो एक आदत उग जाती है और धीरे-धीरे ज्यादा शक्तिशाली बनने लगती है। कुछ समय बाद इसकी जड़ें जमने लगती हैं और शाखाएं बनने लगती हैं। इसलिए पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का काम अपने भीतर किसी विशाल और शक्तिशाली वटवृक्ष को जड़ से उखाड़ने जैसा होता है। दूसरी ओर अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। यह किस चीज से तय होता है कि हम सुषुप्त संभावना के पठार से कुंठित नहीं होंगे और अच्छी आदत को इतने लंबे समय तक जारी रख पाएंगे कि आखिरकार हम उस पठार को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाएं। वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग अनचाही आदतों में फिसल जाते हैं और बाकी लोग अच्छी आदतों के चक्रवृद्धि परिणामों का आनंद लेते हैं। लक्ष्यों के बारे में भूल जाएं, इसके बजाय सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित करें। आधुनिक बुद्धिमत्ता का दावा है कि हम जीवन में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना, सफल व्यवसाय चलाना, ज्यादा तनाव रहित रहना और कम चिंता करना, मित्रों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्पष्ट लक्ष्य तय करें, जिनकी दिशा में हम काम कर सकें। कई सालों तक मैंने भी अपनी आदतों के साथ यही किया। मैं हर आदत को एक लक्ष्य बना लेता था, जिस तक मैं पहुंचना चाहता था। मैंने लक्ष्य तय किए कि मैं स्कूल में कौन से ग्रेड पाना चाहता हूँ, जिस जिम में कितना वजन उठाना चाहता हूँ, व्यवसाय में कितना मुनाफा कमाना चाहता हूँ, आदि। मैं कुछ लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन ज्यादातर मैं असफल रहा। अंततः मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे परिणामों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम संबंध था। इनका लगभग पूरा संबंध तो उन सिस्टम्स से था जिन पर मैं चलता था। सिस्टम्स और लक्ष्यों में क्या अंतर है? यह एक ऐसा अंतर है जिसे मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स से सीखा था, जो डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट हैं। लक्ष्य का मतलब है वे परिणाम जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम्स का मतलब है वे प्रक्रियाएं जो इन परिणामों की ओर ले जाती हैं। यदि आप कोच हैं तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य होता है। आप किस तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, अपने असिस्टेंट कोचेस का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास कराते हैं। ये सभी सिस्टम्स हैं। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य मिलियन डॉलर का व्यवसाय बनाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप अपने प्रोडक्ट्स संबंधी विचारों का परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करते हैं और विज्ञापन अभियान कैसे चलाते हैं। अगर आप संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई धुन बजाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप कितनी ज्यादा बार अभ्यास करते हैं, आप मुश्किल टुकड़ों को कैसे तोड़ते हैं और संभालते हैं, और अपने प्रशिक्षक से कैसे फीडबैक लेते हैं। अब रोचक प्रश्न आता है, अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें और अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें, तब भी क्या आप सफल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर, अगर आप बास्केटबॉल कोच हों और चैंपियनशिप जीतने के अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करके सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तब भी क्या आपको परिणाम मिलेंगे? मैं सोचता हूँ कि आपको मिलेंगे। किसी भी खेल में लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ मैच खत्म करना है, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण होगा कि पूरे मैच में आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही घूरते रहें। सचमुच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करें। 3 बार सुपर बोल के विजेता रह चुके बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेता है। यही जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में सच है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करने के बारे में भूल जाएं। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें।
मेरी बात का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी है? जाहिर है ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ प्रगति की बात आती है, सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाएँ, तो कई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। समस्या 1, विजेताओं और पराजितों के समान लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य निर्धारण विजेताओं के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। हम सिर्फ विजेताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गलती से मान लेते हैं कि उन्हें सफलता महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की बदौलत मिली। हम बड़े आरामदेह तरीके से उन सभी लोगों को भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं जिनके लक्ष्य वही थे लेकिन जो सफल नहीं हुए। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य समान हो तो इसका मतलब यह है कि सफलता का संबंध लक्ष्य से उतना नहीं है जितना हम मान लेते हैं। टूर द फ्रांस जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। इससे पहले भी वे हर साल उस रेस को जीतना चाहते थे, जैसा हर पेशेवर टीम चाहती है। लक्ष्य हमेशा से वही था, लेकिन वे तब तक उसे हासिल नहीं कर पाए जब तक कि उन्होंने छोटे सुधारों के सिस्टम पर निरंतर अमल नहीं किया। तभी उन्हें पहले से भिन्न परिणाम मिला। समस्या 2, लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। कल्पना करें कि आपका कमरा गंदा है और आप इसकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप सफाई करने की ऊर्जा जुटा लेते हैं, तो इसके बाद आपका कमरा साफ होगा, हाल फिलहाल। लेकिन अगर लापरवाही और फूहड़पन की आपकी पुरानी आदतें कायम रहती हैं, जिनकी वजह से कमरा गंदा हुआ था, तो जल्दी ही आपको अटाले और अव्यवस्था का एक नया ढेर दिखाई देगा। इसे देखकर आप एक बार फिर प्रेरणा की नई कौन की आशा करेंगे। हम हर बार आप इसी परिणाम के पीछे भागेंगे, क्योंकि आपने इसके पीछे के सिस्टम को कभी नहीं बदला। आपने कारण को दूर नहीं किया था। आपने तो सिर्फ लक्षण का इलाज किया था। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल जाता है। सुधार संबंधी यह बात सहज बोध के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणामों को बदलने की जरूरत है, लेकिन यह सच नहीं है। हमें जो चीज बदलने की जरूरत है वो है सिस्टम, जो परिणामों को उत्पन्न करते हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं, तो वे सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती हैं। अगर आप हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं, तो आपको समस्याओं को सिस्टम्स के स्तर पर सुलझाने की जरूरत है। इनपुट सही कर लेंगे तो आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। लक्ष्य 3, लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपी हुई मान्यता यह रहती है, जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या है यह है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते जाते हैं। मैं इस जाल में इतनी ज्यादा बार फंस चुका हूँ कि गिनती ही भूल गया हूँ। बरसों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य में रहती थी। मैंने खुद से वादा किया कि जब मैं 20 पाउंड मांसपेशी हासिल कर लूंगा या जब मेरे कारोबार पर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपेगा तो मैं खुश होऊंगा। इसके अलावा लक्ष्यों से या तो वह द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। या तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और सफल बन जाते हैं, या फिर आप असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुशी के संकीर्ण संस्करण में खुद को मानसिक रूप से रख देते हैं। यह राह भटकने जैसा है। यह संभव नहीं है कि जीवन में आपकी वास्तविक यात्रा ठीक वैसे ही रहेगी जिसकी योजना आपने शुरू करते समय मन में बनाई थी। सफलता के कई मार्ग हैं, इसलिए अपने सुख को केवल एक परिदृश्य तक सीमित रखने में कोई समझदारी नहीं है। सिस्टम्स पहले वाली मानसिकता इसका इलाज करती है। जब आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं, तो आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब तक आपका सिस्टम चल रहा है, तब तक आप हर समय संतुष्टि महसूस सकते हैं। एक और बात, आपका सिस्टम कई अलग-अलग प्रकार से सफल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ उसी तरह सफल हो जिसकी आपने कल्पना की थी। समस्या 4, लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। लक्ष्य केंद्रित मानसिकता यो-यो प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करते ही वे अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वे रेस से प्रेरित नहीं होते हैं। जब आपकी सारी कड़ी मेहनत किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो उसे हासिल करने के बाद आपकी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। इसलिए कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है। सिस्टम्स बनाने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है। सच्ची दीर्घकालीन सोच लक्ष्य रहित होती है। यह किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं होती। यह अंतहीन संशोधन और सतत सुधार का चक्र होती है, जो लगातार चलता रहता है। इसमें आपकी प्रगति इस बात से तय होती है कि आप प्रक्रिया के प्रति कितने समर्पित है। छोटी छोटी आदतों का सिस्टम, यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है, तो समस्या आप में नहीं है, समस्या तो आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती हैं
क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, वे तो इसलिए दोहराती हैं क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते हैं, आप तो अपने सिस्टम्स के स्तर तक नीचे गिरते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना इस पुस्तक की बुनियादी विषय वस्तु है। यह एटॉमिक शब्द के ज्यादा गहरे अर्थों में से एक भी है। अब तक शायद आपको एहसास हो गया होगा कि एटॉमिक हैबिट का मतलब है छोटा परिवर्तन, आंशिक लाभ, 1% का सुधार। लेकिन हर पुरानी छोटी आदत को एटॉमिक आदत नहीं कहा जा सकता। एटॉमिक हैबिट्स तो वे छोटी छोटी आदतें हैं जो किसी ज्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। आदतें हमारे जीवन की परमाणु हैं। हर आदत एक बुनियादी इकाई होती है जो आपके सकल सुधार में अपना योगदान देती है। पहले तो ये छोटी आदतें या दिनचर्याएं महत्वहीन लगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वे एक दूसरे को पोषण देने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी वजह से ज्यादा बड़ी विजय मिलने लगती है। हमेशा याद रखें कि आप एटॉमिक आदतों में शुरुआती निवेश की जो कीमत चुकाते हैं, उसके आपको कई गुना ज्यादा परिणाम मिलते हैं। ये आदतें छोटी लेकिन शक्तिशाली होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स वाक्यांश का अर्थ है एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या जो न सिर्फ छोटी और करने में आसान हो, बल्कि जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, चक्रवृद्धि परिणाम देने वाले सिस्टम का घटक हो। अध्याय सार। आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% बेहतर बनना लंबे समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आदतें दुधारी तलवार होती हैं, वे आपके पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती हैं, इसलिए उनके बारे में विस्तार से समझना अनिवार्य है। जब तक आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को पार नहीं कर लेते, तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि छोटे-छोटे परिवर्तनों से कोई फर्क पड़ रहा है। किसी भी चक्रवर्ती प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम मिलने में समय लगता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। एटॉमिक हैबिट यह वह छोटी आदत है जो किसी ज्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो किसी विशिष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करें, इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते हैं, ऊपर नहीं उठते हैं, आप तो अपने सिस्टम्स के स्तर तक नीचे गिरते हैं। ये था एटॉमिक हैबिट्स के बुक का पहला लेसन। जल्द ही मिलेंगे दूसरे लेसन के साथ। थैंक यू। गुड डे। हैव अ गुड डे।